यदि हम विश्व पटल पर आगे जाना चाहते हैं तो हमें निश्चित तौर पे बहुत आगे जा कर के, जैसे जो दूसरे कंट्रीज हैं जो खेल में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, उनसे सीख लेते हुए आगे बढ़। उम्र में जब सही उम्र पर ट्रेनिंग की आवश्यकता थी, खेल की ट्रेनिंग की आवश्यकता थी, तो ना तो उनको इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध हो पाता है और ना ही उनको ऐसा मार्गदर्शन उपलब्ध होता है, ना तो अभिभावकों की तरफ से, ना शिक्षकों। और आज का हॉकी और जो 30 साल 40 साल पुराना हॉकी था उसमें बहुत परिवर्तन हुए। जैसे हमारे निवाड़ी में हॉकी को लेके अभी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। क्रिकेट को लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। बस मेरा यही अनुरोध है कि दूसरे खेलों को भी उसमें प्रतिभाग करें, उनसे जुड़े। जैसे अभी आपने बताया कि युवा खेल कल्याण विभाग नहीं है, तो ये बहुत बड़ी रुकावट या चुनौती नहीं है नए खिलाड़ी जो सामने निकल के आ रहे हैं? जी बिल्कुल है। मतलब शासकीय कोई ऐसी अभी तक व्यवस्था नहीं है खेलने की। महाविद्यालय और स्कूल के ग्राउंड के अलावा वो अपने महाविद्यालय स्तर पर चयनित हो जाती हैं, चयनित खेल में खेलती हैं, खेल करके चयनित हो जाती है और उनको किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में या प्रदेश स्तर पर खेलने जब जाना होता है तो उनको कई कारणों से जो है घर में कई बार माता पिता की स्वीकृति नहीं मिलती है कि आज निवाड़ी का बच्चा क्रांति गौड़ को जानता है और क्रांति गौड़ को जानता है तो क्रिकेट को जानता है। जब माता पिता आपसे कहते हैं कि इतना खेलो और पढ़ाई करो, इसका मतलब है कि वो ये मान करके कहते हैं कि आपका जो कैरियर बनाने का क्षेत्र है वो कहीं और। अधिकतर क्या होता है, युवा खेल को मनोरंजन के ही तौर पे देखता है, ना कि एक भविष्य के तौर पे कि हम इस फील्ड में अच्छा करियर बना सकते हैं। तो ऐसा क्यों होता है और कहाँ उस व्यक्ति को अपना ध्यान लगाना चाहिए? मार्गदर्शन की कमी होती है। आपके अंदर कैमरा को फेस करना और आपके अंदर अच्छा प्रश्न पूछने की, आप एडिटिंग कर सकते हैं, आप संपादक बन सकते हैं, खेल संपादक बन सकते हैं, आप निर्णायक बन सकते हैं। उसके बाद चिकित्सा के क्षेत्र में खेल चिकित्सा। अगर सर खिलाड़ियों के लिए मूलभूत सुविधाओं की बात करें, जैसे अन्य कोई अगर प्रोग्राम होता है, गवर्नमेंट से कोई कैंपेन चला जाता है, तो फ्री ट्रेन्स हो गई, फ्री बसेस हो गई, अलग अलग तरह की उनको सुविधाएं मूलभूत दी जा सकती हैं, दी जाती भी हैं। ऐसा हो सकता है कि फ्री जो प्लेयर्स हैं वो बाहर जा रहे हैं तो उनके लिए फ्री ट्रेन या कोई फ्री टिकट, ऐसी भी कोई सुविधा हो सकती है? तो अभी जो MP खेलो गेम हो रहा है वो अभी निवाड़ी में नहीं हो रहा है क्या उसकी तैयारी? नहीं, बिल्कुल अभी तक इस बारे में मुझे तो खैर नहीं है, क्योंकि इस संबंध में अभी तक कोई मीटिंग नहीं हुई है। प्रशिक्षक अच्छा नहीं है, गलत टेक्निक सिखा दी, गलत तरह से चीज़ों को सिखा दिया तो इंजरी हो सकती है। नमस्कार, मेरा नाम है शंकर और आप देख रहे हैं लक्ष्य न्यूज़ की नई पेशकश TRS द रियलिटी शो। और आज ये हमारा एपिसोड नंबर 2 है और आज जो हमारे साथ खास मेहमान के रूप में हैं निवाड़ी महाविद्यालय के क्रीड़ा अधिकारी श्री प्रदीप अवस्थी जी। सर बहुत बहुत आपका स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। बहुत खुश हूँ मैं आज यहाँ पर उपस्थित होकर आपके बीच में आकर। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद सर ने जो आज हमें टाइम दिया है और जो कीमती हमें सर ने जो टाइम दिया है, इसमें हम सर के साथ बहुत सारी चर्चा करेंगे, खेल से संबंधित बहुत सारी कीमती जानकारी आप सभी दर्शकों के साथ शेयर करेंगे। सर कैसे हैं आप? बस सब बढ़िया है, अच्छा है। विद्यालय में सब क्रीड़ा को लेके, खेल को लेके बढ़िया चल रहा है? जी बहुत अच्छा चल रहा है। विद्यालय में ही क्यों, हमारे प्रदेश में ही खेलो MP यूथ गेम्स की इस समय चहल पहल है, तो खेलमय वातावरण है। जी सर, आज मन में बहुत सारे सवाल हैं जिनको मैं एक एक करके सभी को मैंने लिख रखा है। एक एक करके सभी प्रश्नों के मैं आज आपसे उत्तर जानूंगा। तो अगर मैं अभी की बात करूं, अपने निवाड़ी में आप एक खेल शिक्षक क्रीड़ा अधिकारी के रूप में पदस्थ हैं, तो मैं जानना चाहूँगा कि सबसे पहले आपका मनपसंद क्या खेल रहा है, उस फील्ड में आने का कहाँ से आपकी शुरुआत हुई है, क्या कारण है? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं महाविद्यालय में क्रीड़ा अधिकारी के पद पर कार्यरत हूं, तो किसी एक खेल के बारे में सोचना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि मेरे लिए तो सभी खेल समान हैं और मुझे लगता है यह अवधारणा सबके अंदर होनी चाहिए कि सभी खेल बराबर हैं, किसी एक खेल को किसी अलग स्तर का महत्व देना। लेकिन हमारे जो बुंदेलखंड में प्रचलित खेल हैं, जैसे आप देखें कि कबड्डी है, खो खो है, वॉलीबॉल है, यही हमारे भी फेवरेट खेल है। जी, अक्सर सर हम एक चीज़ देखते हैं कि खेलों को एक अलग ही नज़रिए से अभी तक देखा जा रहा है। अभी हाल ही में खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो आगे की जो खेल की सरकार की रणनीति है, इसको कहाँ तक ले जाने की सोच है शासन की या अपने लोकल क्षेत्र की? देखिए, इस मामले में सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे
इंडिया में यानी भारत में बहुत तीव्रता से खेल के क्षेत्र में बदलाव हो रहे हैं। चाहे आप खेलो इंडिया योजना देखिए, चाहे आप प्रदेश स्तर पर हमारे जैसे मध्य प्रदेश में खेल के एकेडमीज़ हैं, खेलो एमपी यूथ गेम्स हो रहे हैं। इस तरह से आप अगर देखेंगे तो बहुत सारे आमूल-चूल परिवर्तन हमारे खेल के क्षेत्र में, खेल जगत में हो रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पर बहुत बड़ी संभावनाएं हैं और संभावनाएं हैं। यदि हम विश्व पटल पर आगे जाना चाहते हैं तो हमें निश्चित तौर पर बहुत आगे जा कर के, जैसे जो दूसरे कंट्रीज़ हैं जो खेल में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, उनसे सीख लेते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। अब जैसे हमारे यहाँ एक भारत सरकार की योजना है खेलो इंडिया स्मॉल सेंटर्स। इनका मुझे लगता है, मैं व्यक्तिगत रूप से ये मानता हूँ कि खेलो इंडिया स्मॉल सेंटर्स खेलो इंडिया योजना की सबसे अच्छी योजना है। उसके अंतर्गत भारतवर्ष के लगभग सभी जिलों में खेलो इंडिया के स्मॉल सेंटर्स खोले जा रहे हैं। उसी तारतम्यता में अपने निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में भी एक खेलो इंडिया स्मॉल सेंटर संचालित है फुटबॉल का। यद्यपि अभी भी संभावनाएं हैं फुटबॉल जो है उसके साथ साथ दूसरे खेल जैसे कबड्डी, हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे कबड्डी खेलते हैं और बहुत अच्छे अच्छे प्रतिभा के धनी बच्चे हैं। तो कबड्डी हो गया, एथलेटिक्स हो गया, वॉलीबॉल हो गया, इनमें खेलो इंडिया स्मॉल सेंटर्स और स्थापित हों। इससे हमें लगता है कि खेल में निश्चित तौर पे जो है उसके स्तर में सुधार आएगा। जी, आप एक क्रीड़ा अधिकारी विद्यालय में हैं, तो आप अपनी भूमिका किस प्रकार से निभाते हैं और किस तरह से देखते हैं कि जी, जहाँ तक मेरी भूमिका का सवाल है तो ये बिल्कुल सही बात है कि मेरी भूमिकाएं सीमित हैं। सीमित का तात्पर्य यह है कि मैं सिर्फ उन छात्रों से जुड़ा हुआ हूँ जो महाविद्यालय में अध्ययनरत हैं। जी। और आपको पता ही है कि महाविद्यालय में जो छात्र आता है वो 17-18 साल की उम्र में वहाँ पर उसका प्रवेश होता है। तो मेरा ये मानना है कि खेल जो है वो बच्चे को यदि बचपन से ही सिखाया जाए, 8 वर्ष से, 9 वर्ष से, 10 वर्ष से, यहाँ की कई खेल तो ऐसे हैं जिनमें 5-6 वर्ष से ट्रेनिंग प्रारंभ की जानी चाहिए। जी। अगर ऐसा होता है तो वो जब वो 17-18 वर्ष के बच्चे आते हैं तो वो एक परिपक्व खिलाड़ी के रूप में आते हैं। मेरी भूमिका है उनको टचअप देना, उनको मार्गदर्शित करना और उनको वो प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना कि वो विद्यालय स्तर से, महाविद्यालय स्तर से कैसे राष्ट्रीय स्तर तक, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच सकते हैं। परंतु हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, आपको पता होगा कि यहाँ पर हमारे जो बच्चे हैं वो ज़्यादातर फर्स्ट जनरेशन ग्रेजुएट्स हैं। जी। फर्स्ट जनरेशन ग्रेजुएट्स का मतलब है कि उनके माँ बाप ग्रेजुएट नहीं थे, वो पहले अपने परिवार की पहली पीढ़ी है जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं। ये सब पर लागू नहीं है, लेकिन अधिकतम बच्चे हमारे जो गांव से आते हैं वो इसी प्रकार के हैं। तो उनको उस उम्र में, जब सही उम्र पर ट्रेनिंग की आवश्यकता थी, खेल की ट्रेनिंग की आवश्यकता थी, तो ना तो उनको इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध हो पाता है और ना ही उनको ऐसा मार्गदर्शन उपलब्ध होता है, ना तो अभिभावकों की तरफ से, ना शिक्षकों की तरफ से। तो मेरा ऐसा मानना है कि इस क्षेत्र में बहुत काम किए जाने की आवश्यकता है। मैं अपनी भूमिका का निर्वहन, जो हमें शासकीय दायित्व दिए जाते हैं, उस सीमा के अंदर रह करके करता हूँ। जी सर, एक चीज़ और इसमें खेल के संबंध में एक सवाल आता है कि अगर राष्ट्रीय खेल की बात करें तो राष्ट्रीय खेल हॉकी होता है, जिसमें भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, लेकिन अधिकतर खिलाड़ी जो हैं वो अन्य खेलों में ज़्यादा दिलचस्पी दिखाते हैं, लेकिन हॉकी में कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है कि कम खिलाड़ी हैं। ये क्यों हो रहा है हमारे देश में? देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि हॉकी जो गेम है बहुत टेक्निकल गेम है, और आज का हॉकी और जो 30 साल 40 साल पुराना हॉकी था उसमें बहुत परिवर्तन हुए हैं। आज हॉकी एस्ट्रोटर्फ पे खेला जाता है। आज हॉकी की जो बॉल है वो सिंथेटिक बॉल है, स्टिक है वो ग्रेफाइट की स्टिक है। तो ये एक महंगा भी स्पोर्ट्स है, तकनीकी रूप से बहुत समृद्ध खेल है। तो इसमें प्रतिभाग करने के लिए छात्र छात्राओं को आप ये समझ के चलिए कि वो बिना प्रशिक्षक के प्रारंभ नहीं कर सकते, एक बात। दूसरी बात, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, टेक्निकलिटी हो गई, इसलिए इसमें जो है कम प्रतिभाग है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप पिछले कुछ दशकों की बात करें, जो स्वर्णिम युग था उसको छोड़ दिया जाए, हॉकी का जो स्वर्णिम युग था, हमारे जो ध्यानचंद जी हैं उनके बाद का युग जो है, उसके बाद 82 के बाद लगातार
हॉकी के जो है के प्रति प्रतिभा की, देखने की जो रुचि की प्रवृत्तियां हैं वो धीरे धीरे कम हुई। उसके कई कारण हो सकते हैं, उसमें एक दो कारणों पे नहीं जाना, हमें अभी विशेष रूप से ये ध्यान देना है कि डेवलपमेंट क्या हो रहा है। तो मैं उनकी जो कमियां हैं वहां ना जाके डेवलपमेंट आपको बताता हूँ। आप अभी अभी आपने देखा होगा हमारे टीकमगढ़ में, टीकमगढ़ में हमारे पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट में हमारा पेरेंट डिस्ट्रिक्ट भी है, उसमें राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता स्कूल गेम्स की हुई और उसमें करीब करीब 600-700 बच्चों ने प्रतिभाग किया हॉकी के। तो हॉकी में निश्चित तौर पे प्रतिभाग बढ़ रहा है, लेकिन इसे और बढ़ाने की आवश्यकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, लेकिन और तीव्रता से इसको डेवलप करने की आवश्यकता है। जैसे हमारे निवाड़ी में हॉकी को लेके अभी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं। हाँ। तो हमें उच्च शिक्षा को, स्कूल शिक्षा को और युवा खेल कल्याण विभाग को, तीनों लोगों को एक साथ बैठ करके इसका हल निकाला जाना चाहिए। जहां पर ग्राउंड है वहां पर ग्राउंड की उपलब्धता कराई जानी चाहिए। जो रिस्पॉन्सिबल एजेंसीज हैं उनको आगे आकर के इस पर काम करना चाहिए। निश्चित तौर पर इससे हॉकी में प्रतिभाग बढ़ेगा। जी, अभी जैसे आपने बताया कि निवाड़ी में वो साधन या स्थिति नहीं है कि निवाड़ी में हॉकी खेल शुरू किया जाए, इसकी तैयारी आगे चल रही है। निश्चित तौर पे देखिए पोटेंशियल है। हाँ। हमारे महाविद्यालय में मैं जब भी प्रयास करता हूं कि मैं हॉकी की का, अभी आपको मैं यह आपके पॉडकास्ट के माध्यम से बता दूं कि पिछले वर्ष मैंने इस क्षेत्र में इस तरफ मैंने बढ़ाया था कदम कि हम, चूंकि हमारे महाविद्यालय में अच्छी जगह है, हम वहाँ पर हॉकी का ग्राउंड बना सकते हैं, हॉकी फील्ड तैयार कर सकते हैं। निश्चित तौर पे एस्ट्रोटर्फ तो अभी नहीं बना सकते, लेकिन हम एक जो मिट्टी का ग्राउंड है उसको तैयार कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने शासन से मांग की थी और शासन ने हमें गोल पोस्ट प्रोवाइड करा दिए हैं। हॉकी और हॉकी बॉल्स भी हमारे पास आ चुके हैं। तो बहुत ही जल्द आप देखेंगे कि हमारे महाविद्यालय में हॉकी का एक जो है ग्राउंड संचालित होता हुआ दिखेगा। जी सर, खेल में एक चीज़ और है, क्रिकेट। हम देखते हैं कि भारत में या अपने लोकल क्षेत्र में क्रिकेट प्रेमी बहुत ज़्यादा हैं अन्य खेलों के मुकाबले। तो ये क्रिकेट वाला क्रेज़ कहाँ तक सही है, क्योंकि लोग अधिकतर हर जगह क्रिकेट बाकी अन्य खेलों के मुकाबले? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि जो जनता को पसंद है, जो लोगों को पसंद है जी, उसको तो बिल्कुल उसको हम डिस्करेज नहीं कर सकते। यदि आप किसी खेल को कोई पसंद कर रहा है तो हम ये नहीं कह सकते इसको क्यों पसंद कर रहे हैं। ये व्यक्तिगत चॉइस है। ये देखिए, पसंद करने का और प्रतिभाग करने का दो अलग अलग मुद्दे हैं। पसंद करने का मतलब है मैं उसको रिक्रिएशन, मनोरंजन के तौर पर देख सकता हूँ। मैं उसको अपने राष्ट्र की मर्यादा और गर्व के विषय को मानते हुए देख सकता हूँ। खेलने का जो उसमें प्रतिभाग करने का, उसमें भी मनोरंजन हो सकता है उद्देश्य, उसमें हमारा फिटनेस हो सकता है उद्देश्य, उसमें हमारा अच्छा प्लेयर बनना हो सकता है उद्देश्य, कैरियर बनाना हो सकता है। तो उद्देश्य अलग है। क्रिकेट को लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। क्रिकेट को ऐसे ही पसंद करें और पसंद करें। बस मेरा यही अनुरोध है कि दूसरे खेलों को भी उसमें प्रतिभाग करें, उनसे जुड़ें और उनको भी अपलिफ्ट करें, ताकि उनके खिलाड़ियों को भी वो सम्मान, मान और जो है इज्जत मिल सके। क्योंकि क्रिकेट को ओलंपिक में नहीं शामिल किया गया है अभी तक और लोग क्रिकेट तरफ भागते हैं। और जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ कि क्रिकेट में किसी एक व्यक्ति का एक वो नहीं होता है कि आप किसी एक में महारत हासिल कर चुके। देखिए, क्या है कि ओलंपिक का जो सवाल है वो आपका बिल्कुल सही है। ओलंपिक्स में प्रतिभा कौन खेल शामिल होगा, इसका क्राइटेरिया ये होता है कि विश्व के कितने देश उसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। तो हमारे क्रिकेट में विश्व के बहुत ज़्यादा देश प्रतिभाग नहीं करते हैं। तो शायद ये है, लेकिन भविष्य में मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि वो भी निश्चित तौर पर ओलंपिक में भी हो और खेला जाए, बाकी सारे खेलों के साथ साथ खेला जाए जी। ये मेरा ऐसा अपना व्यक्तिगत विचार है। ठीक, अगर आप सर बात करें अपने लोकल क्षेत्र निवाड़ी की, तो वर्तमान में खेल की स्थिति किस प्रकार है और कहाँ तक सुधार करने की ज़रूरत है? देखिए, उच्च शिक्षा और स्कूल शिक्षा में तो कुछ हद तक फिर भी सही है। उच्च शिक्षा में जो हमारे बच्चे हैं, जैसे हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में 3 शासकीय महाविद्यालय हैं, तीनों में खेल शिक्षक यानी क्रीड़ाधिकारी का पद भरा हुआ है। तो आप ये कह सकते हैं कि उन तीनों महाविद्यालयों में जो बच्चे जा रहे हैं उनको खेल की मूलभूत सुविधाएं प्राप्त हैं। और
स्कूल शिक्षा में भी अभी आपने देखा होगा वर्ग 3 में भी खेल शिक्षकों की भर्ती हुई, 2 में भी हुई और पहले से भी खेल शिक्षक कार्यरत हैं। परंतु अभी हमारे जिले में जो है खेल युवा कल्याण विभाग जो होता है मध्य प्रदेश शासन का, वो है, उसके प्रभारी अधिकारी जो है एडिशनल एसपी होते हैं हमारे जिले की, जो एडिशनल एसपी मैडम है वो है, परंतु उसका विभाग अभी तक जो है शासन द्वारा स्वीकृत होकर के नहीं बना हुआ है। तो मुझे ये मानना है, मेरा ये व्यक्तिगत रूप से मानना है कि जो युवा खेल कल्याण विभाग होता है वो इन सभी स्कूल शिक्षा हो गया, तकनीकी शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य शिक्षा हो गया, या ऐसे छात्र छात्राएं जो पढ़ चुके हैं या जो पढ़ नहीं रहे हैं उनको भी जोड़ने का काम करता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है निवाड़ी में कि शीघ्र अतिशीघ्र हमारी निवाड़ी में ये जो है खेल विभाग संचालित हो, प्रॉपर विभाग के रूप में संचालित हो, जिसमें जिला क्रीड़ा अधिकारी डीएसओ का पदस्थापना हो और पूरे ऑफिस की स्थापना हो, तो निश्चित तौर पर स्थिति सुधरेगी। जहाँ तक स्थिति की बात है तो स्थिति देखिए, हमारे निवाड़ी में छात्र छात्राओं में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। छोटा सा जिला है, नवनिर्मित है, परंतु आप देखेंगे कि हर क्षेत्र में निवाड़ी लगभग सभी तरफ आप देखेंगे तो प्रथम स्थान पे, द्वितीय स्थान पे रहता है। एकेडमिक्स में भी अच्छा कर रहे हैं और जिन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता उन पे सुधार किया जा रहा है। तो मुझे लगता है स्थिति ठीक है, सामान्य रूप से स्थिति है, और इसमें अगर युवा खेल कल्याण विभाग हमारे यहाँ डेवलप हो जाएगा, स्थापित हो जाएगा, तो और अच्छे से इसमें चीज़ें हो पाएंगी। जैसे अभी आपने बताया कि युवा खेल कल्याण विभाग नहीं है, तो ये बहुत बड़ी रुकावट या चुनौती नहीं है नए खिलाड़ी जो सामने निकल के आ रहे हैं? जी बिल्कुल है, ऐसा है कि बहुत सारी जो शासन की योजनाएं होती हैं जो युवा खेल कल्याण से संबंधित हैं, निश्चित तौर पे उनका क्रियान्वयन हो रहा है। हमारे टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट से जो है विभाग संचालित है और यहाँ पर प्रभारी अधिकारी, उसके पदाधिकारी हैं जिले में, विभाग संचालित है, परंतु यदि उसका डेडिकेटेड पदस्थापना होगी उस अधिकारी की, तो वो उसको अच्छे से देख पाएगा, अच्छे से कर पाएगा। तो मुझे लगता है ये बहुत आवश्यक है और जल्दी से जल्दी होना चाहिए। जी सर, ये तो रही अभी तक की वो चीज़ें जो कि सरकार शासन द्वारा हैं और कुछ नहीं है उसके लिए प्रयासरत हैं, लेकिन अब बात करेंगे उन बे चुनौतियों की जो विद्यालय में या क्षेत्र में निश्चित रूप से होनी चाहिए, किसी कारण से नहीं है या किसी प्रशासनिक या किसी योजनाबद्ध तरीके से अभी तक ज़मीनी स्तर पर निवाड़ी में नहीं आ पाई हैं। किस प्रकार की चुनौतियाँ हैं? देखिए, चुनौतियों का तो मैंने आपको बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अभी हमारे कुछ ही समय पहले हमारे बीच में हमें जो नंबर 1 स्टेडियम है यहाँ पे स्कूल का, उसमें मल्टीपर्पज़ एक हॉल बना हुआ है। उसके अलावा यदि आप देखेंगे तो पब्लिक का कोई भी मतलब शासकीय कोई ऐसी अभी तक व्यवस्था नहीं है खेलने की, महाविद्यालय और स्कूल के ग्राउंड के अलावा और कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। जैसे आप दूसरे जिलों में देख लेंगे, हम अपने मध्य प्रदेश के ही दूसरे जिलों की बात करते हैं, वहाँ पर स्मार्ट सिटी करके जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसके अंतर्गत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स डेवलप किए गए। तो उनके उस तारतम्यता में अपने निवाड़ी में भी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स डेवलप किए जाने चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं से युक्त खेल मैदानों का जो है डेवलप किया जाना चाहिए। और चूंकि हमारा जो जिला है वो पूरा रूरल है, मतलब आप ये कहेंगे कि गांवों से मिलकर के बना हुआ है, तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर खेलों की पहुंच हो, वहां के खिलाड़ी निकलकर जिला स्तर और संभाग और राज्य स्तर पर जाएं। ऐसी ये चुनौतियां जिस दिन हम इनसे आगे निकल जाएंगे, जब हमारी खेल की पहुंच ब्लॉक और गांव तक पहुंच जाएगी, तब हम जो है ये कहेंगे कि आज निवाड़ी हमारा खेल के रूप में बहुत अच्छा, खेल के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो यही सारी चुनौतियां हैं जिन पर शासन के स्तर से, एनजीओज के माध्यम से, खेल फेडरेशंस के माध्यम से निश्चित तौर पे काम हो रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। हमारे विधायक जी ने अभी मैं सुन रहा था कि कई जो हमारी बड़ी पंचायत हैं या ब्लॉक हैं उनमें खेल मैदानों के लिए उन्होंने स्वीकृति प्रदान कराई है। तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा कदम है। जगह भी चिन्हित हुई है, जगह भी चिन्हित हुई है और निश्चित तौर पे काम चल रहा है। शासकीय प्रक्रियाएं हैं, थोड़ा समय है और जैसे ये प्रक्रियाएं पूरी होंगी तो रिजल्ट आएंगे। जी सर, इसमें अगर अपन बात खेल की कर रहे हैं तो खेल में 2 टीमें आती हैं, एक महिला एक पुरुष। खिलाड़ियों में अगर बात करें महिलाओं की, तो महिलाओं में अपने यहाँ क्षेत्र में कैसी स्थिति है? देखिए, मैं चूँकि उच्च शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ तो मैं आपको फिर वही बात बताता हूँ कि एक तो हमारे पास जो बच्चा आता है वो
17-18 वर्ष की उम्र में आता है कॉलेज में। और आप अगर देखेंगे तो हमारे इस बुंदेलखंड में छात्रों की, चाहे बच्चों लड़कों की बात हो चाहे लड़कियों की बात हो, शादी जल्दी हो जाती है। बिल्कुल। और जैसे ही बच्चा 20-22 साल का होता है, 23 साल का होता है, उसकी शादी की बात चलने लगती है, या तो घर में या, और ये महिलाओं के मामले में, यानी जो लड़कियां हैं हमारी, उनके मामले में और जल्दी है। तो मुझे लगता है कि यद्यपि जो भारत सरकार ने गाइडलाइंस दिए हुए हैं, उम्र निर्धारित की है, उसका वो 21 वर्ष है, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु मेरा अपना व्यक्तिगत रूप से ये मानना है कि छात्राओं को भी पूर्ण रूप से मौका मिलना चाहिए, उनको भी पूरा अधिकार है। परंतु यदि मैं अपने महाविद्यालय की आपको बात बताऊं, तो हमारे यहाँ तो मुझे लगता है छात्राएं छात्रों के बराबर कंधे से कंधा मिलाकर हर गतिविधि में प्रतिभाग करती हैं, चाहे वो खेल हो, चाहे वो सांस्कृतिक गतिविधियां हो, चाहे शैक्षणिक हो, और मुझे लगता है कहीं बेहतर ही परफॉर्म करती हैं। तो छात्राओं की स्थिति ठीक है। जी, जैसे जब बात आती है छात्राओं से जुड़े हुए खेल कूद की, तो अधिकतर क्या होता है कि माँ बाप या पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं होती है, या पारिवारिक सपोर्ट नहीं मिलता है लड़कों के मुकाबले लड़कियों को। तब वो महिलाएं कहाँ जाती हैं, किस प्रकार से आपसे सहायता मांगती हैं कि सर हमें फैमिली सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है या आर्थिक सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, स्पेशली महिलाओं के लिए, तब उनके लिए क्या है? नहीं, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। मेरे पास बहुत सी ऐसी छात्राएं आती हैं जो कहती हैं कि सर मैं खेल में प्रतिभाग करना चाहती हूँ, मैं प्रतिदिन महाविद्यालय में उपस्थित होकर के अभ्यास भी करना चाहती हूँ। और कुछ ऐसी भी छात्राएं होती हैं जो अपने महाविद्यालय स्तर पर चयनित हो जाती हैं, चयनित खेल में खेलती हैं, खेल करके चयनित हो जाती है, और उनको किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में या प्रदेश स्तर पर खेलने जब जाना होता है तो उनको कई कारणों से जो है घर में कई बार माता पिता की स्वीकृति नहीं मिलती है, कई बार यद्यपि महाविद्यालयीन जो छात्र छात्राएं हैं उनको वित्तीय समस्या नहीं आती है, क्योंकि जो भी छात्र ऊपर खेलने के लिए जाते हैं उनको हम यात्रा भत्ता, भोजन भत्ता और गणवेश, खेल सामग्री पूर्ण रूप से उपलब्ध कराते हैं। तो लेकिन फिर भी इस तरह की स्थितियां आती हैं, तो मैं आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से इस पूरे जो है अपने निवाड़ी क्षेत्र के सभी माता पिताओं से अनुरोध करना चाहता हूं कि सभी छात्र छात्राओं को, चाहे वो छात्र हों छात्राएं हों, उनको उनके रुचि के अनुसार जो है प्रतिभाग करने का अवसर प्रदान करें। शासन, प्रशासन और सभी सामाजिक लोग आपके सहयोग के लिए, हम सभी लोग मिलकर के अपने निवाड़ी को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाएं, तो आप सबका भी सहयोग इस मामले में अपेक्षित है। जी, अब आती है सर बात लड़कियों की सुरक्षा की, क्योंकि कोई महिला या महिला खिलाड़ी क्षेत्र से बाहर जाती है खेलने के लिए, तो अधिकतर एक टीम में जाती हैं, 1-2 की टीम, 4 से 5 लोगों की टीम, तो उनकी सुरक्षा के लिए क्या प्रावधान है, किस प्रकार सुरक्षा की देखरेख की जाती है? जी, बिल्कुल सही। आपका ये जो प्रश्न है, इससे संबंधित मैं अपने उच्च शिक्षा से आपको बताता हूँ कि जब भी हम कोई जिला स्तर की प्रतियोगिता कराते हैं, संभाग स्तर की या राज्य स्तर की प्रतियोगिता कराते हैं, तो उसमें जिला स्तर पर पुलिस अधीक्षक महोदय हमारी उस समिति के अध्यक्ष होते हैं। तो जो भी छात्र छात्राएं, चाहे वो छात्र हो छात्राएं, उसमें प्रतिभाग कर रहे हैं, तो उनको किसी प्रकार का डर भय की कोई आवश्यकता नहीं। महाविद्यालय प्रशासन उनके साथ होता है, जो खेल संघ हैं वो उनके साथ होते हैं, और पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन भी उनके साथ होता है। संभाग स्तर पर हमारे जो संभाग के पुलिस के जो मुखिया होते हैं वो होते हैं, और राज्य स्तर पर राज्य के पुलिस के मुखिया। तो मुझे लगता है कि ये एक अवधारणा है, लोगों में भ्रांति है कि सुरक्षा से संबंधित कोई दिक्कत है, पर मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई दिक्कत है। इसीलिए मैंने इससे पहले भी निवेदन किया सभी अभिभावकों से कि आप निश्चिंत होकर के अपने छात्र छात्राओं को सही सेटअप में, जो शासकीय प्रक्रिया के अंतर्गत प्रतियोगिताएं हैं उनमें आप भेजिए, और वहाँ पर कोई किसी प्रकार की असुरक्षा नहीं है। जी सर, बात चल रही है महिला खिलाड़ियों की। हाल ही में आपने वुमेंस क्रिकेट चैंपियंस की एक महिला खिलाड़ी यानी क्रांति गौड़ को निवाड़ी में आपने आमंत्रित किया था, वो आई भी थी। क्या मेन कारण रहा है कि आपने उनको बुलाया? देखिए, जब इसके पीछे 2 बातें हैं। पहली बात तो ये कि क्रांति गौड़ पूरे राष्ट्र की समझ लीजिए एक इतनी बड़ी खिलाड़ी है जो हम सब उससे प्रेरित होते हैं। जी। और एक तो सबसे बड़ी बात कि वो हमारे जो महाविद्यालय की बच्चियां हैं उनके साथ खेली हुई है, तो वो उनकी एक तरह से फ्रेंड है। उसको हमने नहीं बुलाया, उन बच्चियों ने ही बुलाया। अच्छा। उन बच्चियों ने बुलाया कि ठीक है बुला लेते हैं, वो आ जाएंगी। तो मैंने कहा ठीक है, जो यहाँ प्रशासकीय बातें हैं उन पर हम लोग उनसे चर्चा कर लेते हैं, कलेक्टर मैडम से, एसपी सर से, बाकी सभी लोगों से हमने चर्चा करके उनको यहाँ पर आमंत्रित किया।
तो उससे होता क्या है? उससे होता ये है कि आज निवाड़ी का बच्चा बच्चा क्रांति गौड़ को जानता है, बिल्कुल। और क्रांति गौड़ को जानता है तो क्रिकेट को जानता है। वैसे तो क्रिकेट सभी बच्चे खेलते हैं, लेकिन जब उनके बीच से निकली हुई उनके जैसी एक लड़की विश्व पटल पर अपना पताका फहरा सकती है, तो उनके अंदर ये मन में ये भाव आता है, जब क्रांति गौड़ कर सकती तो मैं भी कर सकता हूँ। बिल्कुल। तो इस सोच के साथ मैंने ये कार्यक्रम जो है इसमें अपना सहयोग दिया था। और निश्चित तौर पे ऐसे कार्यक्रम शासन की ओर से, एनजीओज़ की ओर से, सामाजिक लोगों की ओर से होने चाहिए, हर क्षेत्र में होने चाहिए, चाहे वो पत्रकारिता का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो। सभी क्षेत्रों के जो रोल मॉडल्स हैं उनको हमारे बच्चों से, हमारे समाज से, हमारे लोगों से अवगत कराएं, मिलवाएं, जिससे कि वो खुद प्रेरित हो सकें। तो यही उद्देश्य था। सर, एक चीज़, जब कोई भी छात्र या महिला हो या पुरुष हो आगे बढ़ता है तो उसके सामने माता पिता की या अन्य लोगों की तरफ से एक आता है कि आप खेल-कूद उतना ही कीजिए जितना ज़रूरी है, बाकी का फोकस दिया जाता है उसकी पढ़ाई पे। लोकल क्षेत्र की अगर बात करें तो कि बच्चे को प्रेरित किया जाता है कि खेल-कूद होता रहेगा, आप पढ़ाई करो। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, इसको मैं पूर्णतः गलत भी नहीं कहता हूँ। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कैरियर बनाने के लिए खेल जो है, खेल कई कारणों से लोग प्रतिभाग करते हैं। आज मैं डेली खेलता हूँ, पर मेरा उद्देश्य क्या है खेल के लिए? एक बच्चा, छोटा बच्चा जो 5 साल का है, वो शाम को ट्यूशन पढ़ने के बाद या घर में अपना होमवर्क करने के बाद बाहर फील्ड में खेलने जाता है। उसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य हो सकता है मनोरंजन, उद्देश्य हो सकता है स्वास्थ्य, उद्देश्य हो सकता है अच्छा खिलाड़ी बनना, पैसा कमाना, उद्देश्य हो सकता है राष्ट्रभक्ति करना, राष्ट्र के लिए खेलना, उद्देश्य हो सकता है रोजगार प्राप्त करना। तो जब माता पिता आपसे कहते हैं कि इतना खेलो और पढ़ाई करो, इसका मतलब है कि वो ये मान करके कहते हैं कि आपका जो कैरियर बनाने का क्षेत्र है वो कहीं और है। आप कैरियर बनाना चाहते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में, लेकिन दिन भर खेलते हैं आप, तो वो आपके लिए अनुचित है जी। या अगर आप खेल में जुटे हुए हैं, खेल में लगे हुए हैं और खेल के क्षेत्र में आप अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो आप उसको फुल टाइम कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे लोग जो खेल के क्षेत्र में अपने आप को, अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, वो लोग खेल को फुल टाइम करें। बाकी सभी लोग खेल को स्वास्थ्य के लिए, मनोरंजन के लिए, अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए, अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए और अपने मनोरंजन के लिए करें, जिससे उनको बहुत लाभ होंगे। स्क्रीन टाइम, टीवी देखना, कहीं एक जगह बैठे रहना, उससे कहीं बेहतर है कि स्पोर्ट्स में जाएं, वो फिजिकली फिट रहेंगे, मेंटली फिट रहेंगे। तो निश्चित तौर पे उसके लिए एक स्टिपुलेटेड टाइम, पर्याप्त समय होना चाहिए, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो माता पिता सही हैं, लेकिन कई बार अज्ञानतावश माता पिता उस छात्र को भी रोकते हैं, उस खिलाड़ी को भी रोकते हैं जो कि खेल में ही करियर बनाना, उसकी रुचि खेल में ही है, वो खेल में ही कैरियर बनाना चाहता है, उसको भी रोकते हैं। तो ऐसे माता पिताओं से मैं फिर से निवेदन करता हूं कि आप अपने बच्चे की, अपने जो खेल शिक्षक हैं उनसे बात करें, उनके जो कोच हैं, मेंटर्स हैं, उनसे बात करें। यदि ऐसा लगता है कि वो खेल के क्षेत्र में कैरियर बना सकता है, तो अपार संभावनाएं हैं खेल के क्षेत्र में, उसको वहाँ पर जाने दें। जी, जब बात सर खेल में करियर और मनोरंजन की बात चल रही है, तो इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है कि अधिकतर क्या होता है, युवा खेल को मनोरंजन के ही तौर पे देखता है, ना कि एक भविष्य के तौर पे कि हम इस फील्ड में अच्छा करियर बना सकते हैं। तो ऐसा क्यों होता है और कहाँ उस व्यक्ति को अपना ध्यान लगाना चाहिए? मार्गदर्शन की कमी होती है। बच्चा, देखिए क्या है, क्रीड़ा जो है खेल का अधिकार है बच्चे को। जैसे हमारे अन्य अधिकार होते हैं, ऐसे खेल भी हमारे लिए अधिकार है, क्योंकि खेल एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा चरित्र निर्माण होता है, शारीरिक स्वास्थ्य मिलता है, मानसिक शांति मिलती है, मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है, और साथ में इसमें कैरियर की भी अपार संभावनाएं हैं। तो ऐसे जो बच्चे जो पहले जाते हैं मनोरंजन के रूप में, और जब उसमें वो प्रतिभाग करते हैं, तो उनके जो मेंटर्स हैं, मार्गदर्शक हैं, उनका रोल आता है। हम खेल शिक्षकों का, क्रीड़ा अधिकारियों का, स्कूल शिक्षकों का, कोचेस का, एम्पायर्स का, इन सब का रोल आता है, मीडिया का, सबका रोल आता है कि उसको उस क्षेत्र में एप्रिशिएट किया जाए। जब उसको एप्रिशिएशन मिलेगा तो वो निश्चित तौर पे उसी क्षेत्र में आगे बढ़ेगा, और उसी क्षेत्र में आगे बढ़ेगा तो उसी में वो रोजगार की अवसर उसके खुलेंगे और जीवन यापन उसी से करेगा। जी सर, अगर बात करें खेल में करियर की, तो अधिकतर
जो खेल में करियर बनाते हैं वो बहुत ऐसे भी छात्र होते हैं जो कहते हैं कि मैं आगे चल के एक प्लेयर कोच बन जाऊंगा। प्लेयर कोच के अलावा भी कई ऐसे फील्ड हैं जहाँ पे करियर बनाया जा सकता है, वो क्या है? जी जी, ये भी हमारे जो ज़्यादातर, जैसे आपने बताया कि बच्चे जाते हैं सिर्फ मनोरंजन के लिए। हाँ। इनिशियली बच्चे मनोरंजन के लिए जाते हैं। बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स अवेयर हैं या बच्चे खुद सेल्फ मोटिवेटेड हैं कि वो कैरियर को चुनने के लिए स्पोर्ट्स में जाते हैं। जनरली लोग फिटनेस, हेल्थ और मनोरंजन के लिए जाते हैं। इसी प्रकार जब बच्चा उसमें ये संभावनाएं तलाशता है कि क्या संभावना है, तो ज़्यादातर लोगों की जो अवधारणा है, ये भ्रांति है कि सिर्फ खेल शिक्षक या टीचर बन सकते हैं। ऐसा नहीं है, खेल में रोजगार की अपार संभावना है। अब सबसे पहले तो आप ये देखिए, खेल के आयोजक बन सकते हैं। आज हमारे भारतवर्ष में देख लीजिए, पूरे विश्व में देख लीजिए, खेल के कितने बड़े बड़े आयोजन होते हैं। ओलंपिक होता है, एशियन गेम्स होता है। लाखों लोगों की आवश्यकता पड़ती है ऐसे जो है इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए। अगर आप इंडिया में ही बात कर लेंगे तो इतने टूर्नामेंट्स होते हैं, बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में, चाहे IPL हो जाए, चाहे WPL हो जाए, चाहे कुश्ती की प्रीमियर लीग हो, खो खो की प्रीमियर लीग हो, और बहुत सारे, कबड्डी की प्रीमियर लीग हो। तो आप आयोजक के रूप में, मैनेजर्स के रूप में, पत्रकारिता के क्षेत्र में खेल से जुड़े हुए पत्रकारिता, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में जा सकते हैं आप। अगर आपके अंदर प्रखर प्रश्न पूछने की क्षमता है, आपके अंदर कैमरा को फेस करना और आपके अंदर अच्छा प्रश्न पूछने की, आप एडिटिंग कर सकते हैं, आप संपादक बन सकते हैं, खेल संपादक बन सकते हैं, आप निर्णायक बन सकते हैं। उसके बाद चिकित्सा के क्षेत्र में खेल चिकित्सा अपने आप में बहुत बड़ा क्षेत्र है, जिसमें आप स्पोर्ट्स इंजरी के डॉक्टर बन सकते हैं। रिहेबिलिटेशन सेंटर, जिनको इंजरी के बाद पुनर्वास किया जाता है ताकि वो फिर से खेल में, क्या है, जब खेल खेलते हैं तो छोटी बहुत चोट भी लगती है, तो उनका ट्रीटमेंट आम डॉक्टर से स्पोर्ट्स के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं वो बेहतर करेंगे। तो फिजियोथेरेपी हो गया, फिटनेस इंडस्ट्री हो गया, जिम हो गया, ऐसे बहुत सारे। आजकल तो अगर आप टीम देखेंगे तो टीम के साथ साइकोलॉजिस्ट होते हैं जी, टीम के साथ फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, टीम के साथ बहुत ऐसी एक पूरी टीम होती। तो उस टीम में आप केवल शिक्षक और कोच की भूमिका नहीं है, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि कैरियर के रूप में हमारे जो खिलाड़ी हैं या खेल से जुड़े खेल प्रेमी हैं, वो भी इसमें, जो लोग खेल देखते हैं वो लोग भी खेल के क्षेत्र में अपना कैरियर बना सकते हैं जी। तो अपार संभावना है। सर, सवालों को थोड़ा सरकार की तरफ मुड़ते हैं कि हम देखते हैं कि सरकार एक तरफ कैंपेन चलाती है कि आप खेलो, लेकिन कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि सरकार की तरफ से खेल के लिए बहुत ही कम बजट दिया जाता है। ये क्यों होता है? देखिए, नीति निर्धारण की जो बात करें उस पर मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि यदि आप कंपैरिजन करेंगे, हर वर्ष कंपैरिजन करेंगे, तो पिछले कुछ 10 सालों में खेल के बजट में बहुत बड़ा सुधार हुआ है जी। खेल का बजट लगातार इंक्रीज हो रहा है, वो चाहे महिलाओं के लिए हो। आप देखेंगे खेलो इंडिया बहुत अच्छा काम कर रहा है। जब से ये खेलो इंडिया योजना भारत सरकार की आई है, बहुत अच्छे से काम कर रही है, और मैं ऐसा समझता हूँ कि इसी तरह से हम लगे रहे और इसी तरह से जैसे ग्रोथ होती रही तो निश्चित तौर पे हम खेल में बहुत अच्छा करने वाले हैं। तो अच्छा बजट है। अगर सर खिलाड़ियों के लिए मूलभूत सुविधाओं की बात करें, जैसे अन्य कोई अगर प्रोग्राम होता है, गवर्नमेंट से कोई कैंपेन चला जाता है, तो फ्री ट्रेन्स हो गई, फ्री बसेस हो गई, अलग अलग तरह की उनको सुविधाएं मूलभूत दी जा सकती हैं, दी जाती भी हैं। लेकिन जब बात खिलाड़ियों की आती है तो ना तो उनके लिए ऐसा हो सकता है कि फ्री जो प्लेयर्स हैं वो बाहर जा रहे हैं तो उनके लिए फ्री ट्रेन या कोई फ्री टिकट, ऐसी भी कोई सुविधा हो सकती है? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि जब वो टूर्नामेंट्स में प्रतिभाग करने के लिए जाते हैं तो शासन द्वारा उनको किराया और बाकी चीज़ें, जो टिकट्स वगैरह की आप बात कर रहे हैं, वो दिया जाता है निश्चित तौर पे। लेकिन इनिशियली जो शुरुआती दौर होता है खिलाड़ी का, वो बड़ा मुश्किल होता है। तो मुझे लगता है कि इस ओर भी शासन का ध्यान होना चाहिए कि जो नवोदित खिलाड़ी हैं, जो बड़े प्लेयर्स हैं, जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हैं, उनके लिए तो हमारे भारतवर्ष में बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। एक बार आप अंतर्राष्ट्रीय स्क्वाड में आ गए तो अच्छा पुरस्कार राशि है, अच्छा सम्मान है, जो आप कह रहे हैं कि उनके लिए टिकट्स आदि की सुविधाएं वो भी हैं प्रतिभाग करने के लिए, ट्रेनिंग सेंटर्स भी हैं, ट्रेनिंग विदेशों में भी कराई जाती है, सारी सुविधाएं। लेकिन जो नवोदित खिलाड़ी हैं, जो अभी खिलाड़ी बनना चाहते हैं, उनके लिए मुझे लगता है थोड़ा और ज़्यादा चीज़ें की जानी चाहिए।
ग्राउंड स्तर पर, जिससे ज़्यादा मुझे लगता है कि सुधार होगा और अच्छे खिलाड़ी आगे होकर के आएंगे। जी, जैसे सर आपने बताया कि शुरुआती एक खिलाड़ी के लिए बहुत मुश्किल और कठिन समय होता है। अब अगर वो विद्यालय परिसर से या किसी एकेडमी के थ्रू जाता है तो बहुत सारी चीज़ें उसको आर्थिक रूप से सहायता हो जाती है, लेकिन कहीं न कहीं आर्थिक रूप से अगर वो विद्यालय से अलग है खिलाड़ी, तो उसकी सरकार किस तरह से मदद करती है? हाँ, वही मैंने आपसे बताया कि देखिए विद्यालय और महाविद्यालयों का अपना एक इकोसिस्टम है स्पोर्ट्स हाँ। का, और उनकी अपनी एक सीमाएं हैं, उससे बाहर वो जा भी नहीं सकते, और जो उनकी सीमाओं के अंदर है उसमें वो बड़े अच्छे से काम कर रहे करते हैं हैं। और चीज़ें चल रही हैं। परंतु जो बात रही, जो बच्चे स्कूल कॉलेज के या तो पास आउट हो चुके हैं हाँ। या फिर अभी नहीं है, नहीं है। तो उनके लिए हमारे जो युवा खेल कल्याण विभाग आता है वो व्यवस्थाएं करता है। जैसे अभी खेलो एमपी यूथ गेम्स हो रहा है जी। इसमें जो स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी खेल सकते हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं वो भी खेल सकते हैं, और जो नहीं पढ़ रहे हैं वो भी खेल सकते हैं। तो ये इस तरह की योजनाओं को, परंतु इसमें स्थितियां क्या है ग्राउंड स्तर पर, कहा तो ऐसा जा रहा है, पर ग्राउंड स्तर पर स्थितियां ये हैं कि उन बच्चों तक इस बात की पहुंच और उन बच्चों में इस बात की अवेयरनेस आए, जागरूकता आए कि हम कर सकते हैं। तो इस क्षेत्र में काम करने की आवश्यकता है। योजनाएं बनी हुई हैं, व्यवस्थाएं हैं, लेकिन वो व्यवस्थाएं ग्राउंड स्तर पर पहुंचकर उन छात्रों को निकाल कर लाना ये चुनौती है अभी भी। तो इसको जो है किया जाना चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा था कि यदि यहाँ पर डिपार्टमेंट रहेगा, क्रीड़ाधिकारी जो जिला क्रीड़ाधिकारी होते हैं वो रहेंगे, उनका पूरा विभाग रहेगा, पूरी टीम रहेगी, तो शायद वो उन बच्चों तक भी पहुँच पाएंगे। तो अभी जो एमपी खेलो गेम हो रहा है वो अभी निवाड़ी में नहीं हो रहा है क्या, उसकी तैयारी से? नहीं, बिल्कुल अभी तक इस बारे में मुझे तो खैर नहीं है कि क्या व्यवस्था तैयारी चल रही है निवाड़ी में, क्योंकि इस संबंध में अभी तक कोई मीटिंग नहीं हुई है। लेकिन मध्य प्रदेश में जो ये इनिशिएटिव लिया गया है निश्चित तौर पे बहुत अच्छा है। हमारे खेल मंत्री जी बहुत अच्छा खुद पर्सनल इंटरेस्ट लेकर के उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उसको अवेयर करा रहे हैं सबको, पूरे प्रदेश को, और सबको आमंत्रित कर रहे हैं। अभी 10 तारीख को मुख्यमंत्री जी और बाकी बहुत सारे खिलाड़ियों के साथ तो इस कार्यक्रम का उद्घाटन भोपाल में होने जा रहा है। उसके बाद में ये 10 जनवरी से 31 जनवरी तक पूरा प्रोग्राम होना है, जिसको मध्य प्रदेश का ओलंपिक कहा जा रहा है। इसमें करीब 30 खेल, 27-28 खेल जो हैं शामिल किए गए हैं, और मुझे लगता है पूरे मध्य प्रदेश के हर जिले से इसमें टीमें जानी चाहिए। और मैं अपने शासन प्रशासन से, अपने निवाड़ी के जो शासन प्रशासन है उनसे भी ये अपेक्षा रखता हूं कि हमारी टीमें भी इस प्रतियोगिता में जाएंगी, खेलेंगी, और हम अपने निवाड़ी का जो है प्रदेश स्तर पर परचम लहराकर आएंगे। अभी तो इसकी जानकारी बच्चों को भी, क्योंकि जो खिलाड़ी इसमें पात्रता रखते हैं इस गेम में जाने के लिए, तो उन तक ये बात कैसे पहुंचेगी, और प्रशासन की तो कोई तैयारी हमें दिख नहीं रही है। देखिए, मैं व्यक्तिगत रूप से, चूंकि मैं महाविद्यालय का क्रीड़ाधिकारी हूं, तो मैंने अपने सभी छात्र छात्राओं को जो इस प्रतियोगिता में खेलने के लिए योग्य हैं, क्योंकि इसमें 17 वर्ष, कई खेलों में 17, कई में 18 और कई में 19, अधिकतम 19 वर्ष के छात्राएं ही इसमें प्रतिभाग कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के छात्र हैं, मैंने उन सबको इस बारे में कैंपेन चला करके अवेयर किया है, सोशल मीडिया के माध्यम से, अपने व्हाट्सएप के माध्यम से, और हमारे महाविद्यालय की जो सूचना पटल है उसके माध्यम से मैं जो है उनको अवेयर कर रहा हूँ कि वो इसमें प्रतिभाग करें। जैसे ही ब्लॉक स्तर की प्रतियोगिता होती, फिर जिला स्तर की प्रतियोगिता होती है और राज्य स्तर की, तो वो उसमें चयनित हों और चयनित होकर के निवाड़ी का करें। और ऐसे ही मैं अपेक्षा स्कूल शिक्षा से और हमारे जो खेल युवा कल्याण विभाग है उससे यही रखता हूं कि उनकी भी तैयारी निश्चित तौर पे मेरी तरह चल रही होगी, और वो शीघ्र अतिशीघ्र जो है आप लोगों के माध्यम से सबको अवगत कराएंगे कि क्या उनकी प्लानिंग है और हमारी कौन कौन सी टीमें जो है प्रदेश स्तर पर जा रही हैं। जी सर, अब बात करते हैं खेल में, अगर बात करें एक युवा की या एक खिलाड़ी के करियर की, तो क्या खेल में किसी भी प्रकार के जो आरोप लगते हैं या कोई खिलाड़ी की शिकायत आती है या उसकी जो ज़रूरत होती है या उसके साथ किसी प्रकार का लगता है उसके मेरे साथ अन्याय हुआ है, तो उसको आप किस तरह से देखते हैं या विभाग किस तरह से दिखता है? देखिए, ये कोई भी क्षेत्र हो उसमें जब कार्य होगा तो शिकायतें आएंगी जी। शिकायत को हमें ऐसे लेना है कि शिकायत सुधार की ओर हमें अग्रसित करती है। कोई भी जब बच्चा शिकायत करता है या किसी को, अब शिकायत क्यों हुई है वो अलग विषय है। हो सकता है उस छात्र को अवेयरनेस ना हो, उतनी जागरूकता ना हो, नॉलेज ना हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम हो सकता है किसी नीति
विशेष की बात हो तो शिकायत की गुंजाइश हमेशा रहनी चाहिए, मुझे लगता है किसी भी स्तर पर। और शिकायत को इस तरह से नहीं देखना चाहिए कि शिकायत क्यों हो रही है। शिकायत, अगर कोई बच्चा कोई बात कहता है या कोई समूह कोई बात कहता है तो उसको सुन करके उसका निराकरण करना चाहिए। मेरा यही अपना तरीका है। मेरे पास जो भी छात्र आते हैं, जैसे अभी भी आपने सुना होगा कि मेरे पास हर्ष, हमारा जो बास्केटबॉल का प्लेयर है, उसका कॉल आया और उसने बोला कि सर ये बास्केटबॉल का जो बोर्ड लगा हुआ है वो नीचे से टूट गया है, तो उसको आप जो है, तो मैंने ठीक है, आप आवेदन अभी के अभी अपना जो लाए हो मुझे दे दो, मैं अपने प्राचार्य जी से संपर्क करके उसको शीघ्र ठीक कराऊंगा। तो इस तरह से शिकायतों को पॉजिटिव तरीके से लेकर के सुधार की तरफ कदम बढ़ाने चाहिए। जी सर, अगर कोई बच्चा खेलते टाइम जख्मी हो जाता है तो अगर वो या तो एक एकेडमी या विद्यालय की तरफ से जख्मी होता है तो कहीं, अगर नॉर्मल है तो विद्यालय की तरफ से उसको हो जाता है, लेकिन अगर ज़्यादा गंभीर होता है तो इसके लिए लंबी प्रोसेस क्या है उसके लिए कि उसको निरंतर उपचार मिले? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हम खेल क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि इंजरी से बच्चे को बचाएं। तो बचाने के लिए क्या होना चाहिए? योग्य प्रशिक्षक होने चाहिए जी, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, अच्छी लाइफस्टाइल होनी चाहिए, अच्छी डाइट होनी चाहिए। क्योंकि जो चोट लगने के कारण होते हैं वो यही होते हैं कि या तो प्रशिक्षक अच्छा नहीं है, गलत टेक्निक सिखा दी, गलत तरह से चीज़ों को सिखा दिया तो इंजरी हो सकती। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कोई इक्विपमेंट, उसके जूते खराब हैं, बैट बॉल में कुछ प्रॉब्लम, यानी जो इक्विपमेंट्स हैं उनमें, ग्राउंड में प्रॉब्लम है, तो उन चीज़ों को पहले ठीक कर लेना चाहिए। बहुत हद तक इंजरीज उससे रुक जाएंगी। लेकिन चूंकि खेल है, तो जब खेल में हम अपना 100% प्रदर्शन करने का प्रयास करते हैं तो उसमें कई बार इंजरीज हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि इंजरी के मैनेजमेंट का सिस्टम नहीं है। आप उच्च शिक्षा में, जैसे जहाँ मैं जुड़ा हुआ हूँ, हमारे यहाँ आप देखेंगे तो हमारे यहाँ स्पोर्ट्स इंजरी मैनेजमेंट के लिए हम लोगों को ट्रेनिंग भी दी गई है। और हमारे जो छात्र छात्राएं हैं उनको जो ऑन ग्राउंड इंजरीज होती हैं उनका हम फर्स्ट एड करते हैं, और फर्स्ट एड करने के बाद जो शासकीय प्रक्रिया है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और अन्य हॉस्पिटल, उसमें डॉक्टर से यदि कोई गंभीर होता है तो उनसे संपर्क करके हम उसका निदान कराते हैं। जी सर, अगर अपन बात करें अभी तक की निवाड़ी क्षेत्र में खेल उपलब्धियों की, तो कहाँ तक अभी तक अपन पहुँच चुके हैं और क्या क्या अपन ने उपलब्धियाँ हासिल की हुई हैं? देखिए, उपलब्धियों की अगर बात करें तो हमारे अभी आपने ही बताया कि हमारे ज़िले में अभी क्रांति गौड़ आई थी, तो खेल के क्षेत्र में ये भी उपलब्धि है। खिलाड़ियों की तरफ से बात करते हैं तो हमारे खिलाड़ी हर क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देखेंगे कि निवाड़ी जैसा छोटा ज़िला, मैं संभाग के 6 जिलों में जब बात करता हूँ तो 3-4 जिलों में ही सीनियर वुमेन्स क्रिकेट टीम है, हमारे महाविद्यालय की सीनियर वुमेन क्रिकेट टीम है। तो ये आप इसको भी एक उपलब्धता के रूप में ले सकते हैं। आप चाहे कबड्डी में ले लें, वॉलीबॉल में ले लें, चाहे चेस में, शतरंज में ले लें, चाहे आप टेबल टेनिस, बास्केटबॉल में ले लें, इन सभी खेलों में हमारे छात्र बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पर बहुत संभावनाएं हैं और अच्छा प्रदर्शन करने की। हम संभाग स्तर, राज्य स्तर पर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन मेरी अपेक्षा है कि हमारे छात्र छात्राएं संभाग, राज्य और राष्ट्रीय स्तर ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहुंच करके जिले का, देश का और प्रदेश का नाम रोशन करें, ऐसी मेरी अपेक्षा है। जी सर, मैं आपसे अगर पर्सनली क्वेश्चन करूं कि आप एक शिक्षक के नाते अपने विद्यालय में विद्यालय की जो सुविधाओं को लेकर खेल के लिए कहाँ तक सोच रखते हैं और क्या क्या सुविधाओं के लिए चाहते हैं? देखिए, हमने आपको पहले बताया कि हमारी अपनी सीमाएं हैं, परंतु उन सीमाओं के अंतर्गत हम जो भी विकास कार्य कर सकते हैं, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो। अभी हमारा कॉलेज प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के रूप में उन्नयित हुए 1 वर्ष हो चुका है। इस 1 वर्ष के अंदर हमें स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए हमने 2 प्रस्ताव शासन को भेजे थे। एक मल्टीपर्पज़ बैडमिंटन हॉल और एक बास्केटबॉल का दूसरा कोर्ट। तो दोनों के सकारात्मक परिणाम हैं। दोनों हमारे जो है प्रस्ताव शासन द्वारा मंजूर किए गए हैं, और निश्चित तौर पर आगे जैसे ही उसकी शासकीय प्रक्रिया पूरी होती है तो वो दोनों चीज़ें देखने को मिलेंगी। अभी मैंने आपको बताया कि हमने पिछले वर्ष शासन से हॉकी ग्राउंड शुरू करने के लिए प्रस्ताव भेजा था। उसको उन्होंने मानते हुए हमें हॉकी के गोल पोस्ट, हॉकी और बॉल्स हमारे पास उपलब्ध हो चुकी हैं। तो निश्चित तौर पे हम महाविद्यालय में दिनों दिन प्रगति कर रहे हैं, खेल के क्षेत्र में भी, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं। हमारा जो मेरा व्यक्तिगत इंटरेस्ट है वो ये है कि पहले हम अपने छात्र छात्राओं के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इंफ्रास्ट्रक्चर
वो हमारे महाविद्यालय में लाया जाए। जब इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो हमारे महाविद्यालय के छात्र निश्चित तौर पर आगे बढ़ेंगे। तो ये कार्य योजना के साथ मैं कार्य कर रहा हूँ। जी सर, मेरा बस आपसे एक आखिरी सवाल है, जो बच्चे स्पेशली खेल में अपना करियर बनाना चाहते हैं, स्पेशली खेल में, तो उनके लिए आपकी तरफ से क्या सलाह रहेगी? देखिए, मेरी ऐसे छात्र छात्राएं जो खेल में अपना करियर बनाना चाहते हैं, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि खेल और शारीरिक शिक्षा, तो आपको एक तरफ खेल में प्रतिभाग करना है, दूसरे शारीरिक शिक्षा की पढ़ाई करनी है। दो चीज़ें हैं। यदि आप खेल के क्षेत्र में चलते हैं, एक तो आप स्पोर्ट्स में अपना एक्सीलेंस दीजिए, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस दीजिए। आप अगर किसी खेल में अच्छे हैं तो आप निर्णायक बन सकते हैं, आप कोच बन सकते हैं, आप उस खेल से जुड़े हुए सपोर्टिंग स्टाफ बन सकते हैं, आयोजक बन सकते हैं, आदि आदि चीज़ें हैं। यदि आप किसी खेल से हट करके सभी खेलों पर अपना जो है इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप शारीरिक शिक्षा की पढ़ाई करके खेल शिक्षक बन सकते हैं। स्कूलों में, महाविद्यालयों में आप खेल अधिकारी बन सकते हैं, विश्वविद्यालयों में आप खेल के प्रोफेसर बन सकते हैं, आदि आदि बहुत सारे संभावनाएं हैं। तो मेरे जो है यही अपेक्षा है ऐसे सभी छात्रों से कि खेलें भी और पढ़ें भी। यदि आप खेल और पढ़ाई में संतुलन लाएंगे तो आप निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे। जी सर, अभी तक मेरे पास जितने भी सवाल खेल से संबंधित थे वो लगभग मेरे समाप्त हो चुके हैं। अगर आपकी तरफ से कोई माता पिता के लिए या बच्चों के लिए एक खास मैसेज हो तो ज़रूर हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं। नहीं, बहुत अच्छा, आपने सारे लगभग सभी क्षेत्र जो है खेल के आपने टच किए। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमारे जो माता पिता हैं, ऐसे माता पिता जिनको लगता है कि खेलोगे कूदोगे तो क्या, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, इस मानसिकता से बाहर आने की आवश्यकता है। यद्यपि हमारे पेरेंट्स अब बहुत जागरूक हो गए हैं, लगभग ज़्यादातर लोग अब इस अवधारणा से दूर हो गए हैं। जो लोग अभी भी थोड़ा बहुत इस बात में यकीन रखते हैं, उनको मैं कहना चाहता हूँ कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे लाजवाब। जी, तो पढ़ाई भी करें, खेले भी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा आपने जो है ये पॉडकास्ट रखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, हमारे साथ जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि निवाड़ी महाविद्यालय से प्रदीप अवस्थी जी, जो कि एक क्रीड़ा अधिकारी निवाड़ी में हैं, और आज जो इन्होंने हमें एक कीमती जानकारी खेल से संबंधित दी है, ये बहुत ही, ये समझ लीजिए कि कीमती ही नहीं बेशकीमती है। और सर हमारे साथ एक कीमती समय जो लेकर आए थे, उनका सर का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, आप यहाँ पे